अध्याय 80। उसके बाद जिया हाओ ने डिनर पर कई परिवार के साथ कुछ समय बिताया, और जैसा कि उसे संदेह था, कई युनहाई ने इस मौके का इस्तेमाल उससे माओ ताई की बोतल लूटने के लिए किया। लानत है, जियो हाओ, तुम अपनी आस्तीन में इतनी सारी चीजें कैसे रखते हो? कई युनहाई ने एक साथ 2 गिलास खत्म करते हुए अपने होठों पर तमाचा मारा। अब तुमने कह दिया, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास एंडलेस स्लीव या मेरू पाउच जैसा कुछ है। ली रो ने जिया हाओ को दिलचस्पी से देखा। हे, सास क्या सोचती हैं? मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ ली रो ने उसके सवाल को खारिज कर दिया। ठीक है, चूंकि यह समस्या सुलझ गई है, इसलिए हम अपने व्यवसाय के विस्तार पर काम कर सकते हैं, है न? जिया हाओ ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा क्या मतलब है, जियो हाओ? ली रो को मजा आया। आह, क्या तुम खाद्य भंडार के बारे में बात कर रहे हो? तुम उन्हें अपने नए व्यंजनों और सॉस के साथ नवीनीकृत करना चाहते हो? सास समझदार हैं। अच्छा, मैंने अभी सुना है कि झू हुया की मौत के बाद मैंने जो सजा बॉक्स बनाया था, उसमें पहले से ही 150,000 से ज्यादा टन सोना इकट्ठा हो चुका है। कई युनहाई ने आह भरी। वे कमीने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतना पैसा बर्बाद कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कई परिवार के पास व्यवसाय के खर्च के लिए पर्याप्त पैसा है। जिया हाओ मुस्कुराए। सॉस की चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कई परिवार रसोइयों के इर्द गिर्द जांच कड़ी कर देगा। आखिरकार, एक बार जब हमारी दुकानें लोकप्रिय हो जाएंगी, तो दूसरी ताकतें हमारी रेसिपी पर अपना हाथ आजमाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए उसकी चिंता मत करो। ली रो ने अपने हाथ हिलाए। हमारे कई परिवार की निगाह में कोई भी कुछ भी संदिग्ध नहीं कर सकता। जिया हाओ ने बातचीत की और नए व्यवसाय के लिए कुछ योजनाएं बताईं, जिससे कई यिक्सू और ली रो हैरान रह गए। इस बीच कई युनहाई सिर्फ सिर हिला रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पहले से ही माओ ताई के कारण लाल हो गया था। राओ, चलो बेडरूम में चलते हैं। ये व्यक्ति। ली राव ने आह भरी और कई युनहाई को पकड़ लिया और उठ गई। ठीक है, तुम दोनों को अब जाकर सो जाना चाहिए। हाँ माँ। जैसे ही जिया हाओ और सेया यिक्सू कमरे में वापस आए, जिया हाओ ने उनकी ओर देखा। चूंकि यहाँ सब कुछ हो चुका है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे विभिन्न सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए सामग्री एकत्र करनी है। जिया हाओ ने धीमी आवाज में कहा। कई यिक्सू एक पल के लिए चुप रही और उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाती हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। तो आराम से रहो। तुम सोने नहीं आ रही हो? जिया हाओ ने पूछा। नहीं, मुझे अभी भी कुछ रिपोर्ट देखनी है। कई यिक्सू ने हल्के से मुस्कुराया। किसी कारण से जिया हाओ को लगा कि दिए की रोशनी में मन चमकती हुई वह मुस्कान बेहद आकर्षक थी। वाह, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। ... हालांकि अब मैं इसे विकसित कर रहा हूँ, वे मेरे लिए सत्य के सामने धुंध की तरह खुल गए। पुण्य तीर्थयात्री अध्याय। यह कोई ऐसा चरण नहीं है जहाँ मैं सिर्फ औषधीय गोलियां या खजाने खाकर अपने शरीर को मजबूत कर सकता हूँ। हालांकि यह स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये द्वितीयक ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा को पुण्य कहा जाता है। हाँ, इसे पुण्य कहा जाता है। और जिया हाओ को जो मिला वह पुण्य की कर्म ऊर्जा थी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्वर्ग हमेशा पुण्य कार्य को पुरस्कृत करता है। हालांकि बहुत से लोग इसका दोहन नहीं कर सकते। ये पुण्य तीर्थयात्री अध्याय अभ्यासी को पुण्य कर्म की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी नींव को संघनित करने की अनुमति देता है। आपके पुण्य कर्मों का दुनिया पर जितना अधिक प्रभाव होगा, उतनी ही अधिक कर्म ऊर्जा व्यक्ति जमा करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। व्यक्ति को इसे सहज रूप से अपने दिल से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिया हाओ अपने सारे पैसे का उपयोग शहर के सभी बेघर लोगों को खिलाने के लिए कर सकता है। हालांकि इससे कुछ अच्छे कर्म मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। इस बीच अगर जिया हाओ सड़क पर चले और वास्तव में किसी गरीब आदमी को भोजन दे, तो उसे बहुत बेहतर किस्म का पुण्य कर्म मिलेगा। जैसा कि अध्याय में कहा गया है, ये किसी की इच्छाओं के बारे में नहीं है। ये किसी के दिल और स्वर्ग की व्यवस्था के बारे में है। मुझे जो ऊर्जा मिली है, वह शायद खलनायकों से सू परिवार को बचाने और जियांग रुओयू को बचाने से जमा हुई है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह वही है जो है। शायद दुनिया भर में यात्रा करने से मुझे थोड़ा धक्का मिला, जिससे मैं पहला अध्याय पूरा कर पाया। लेकिन
मुझे आश्चर्य है कि क्या मूनलाइट रेपिस्ट को मारने का पुण्य कर्म मेरे साथ यहाँ भी आएगा, या मुझे इसे जांचने के लिए यूनलान महाद्वीप वापस जाना होगा। अपनी आंखें बंद करते हुए जिया हाओ ने महसूस किया कि अपने डेंटियन के अंदर खुद की नींव रखी। ये भ्रामक लग रहा था और इसका रंग ग्रे था, जिसमें कई दरारें थीं। हालांकि पुण्य कर्म ने उन दरारों को थोड़ा भर दिया, जिससे उसे थोड़ी और ताकत मिली। पुण्य तीर्थयात्री चरण में मैं बौद्ध साधकों द्वारा विकसित चरम यांग ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूँ। सूर्य की तरह शुद्ध और धधकती हुई, न्यायाधीश की तलवार की तरह धर्मी, यही यांग ऊर्जा है। बहुत बुरा है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, अन्यथा ये कुछ गुना अधिक शक्तिशाली होता। लेकिन निश्चित रूप से जिया हाओ को इस बारे में कोई पछतावा नहीं था। वह केवल शक्ति के लिए तकनीक की साधना कर रहा था। उसका किसी मठ में शराब, मांस और महिलाओं के बिना एक भिक्षु की तरह रहने का कोई इरादा नहीं था। चून की बहुत देर हो चुकी थी, जिया हाओ सीढ़ियों से नीचे चला गया और उसने सू लान को अपने कमरे से बाहर निकलते देखा। गुड मॉर्निंग बड़ी बहन लान। जिया हाओ मुस्कुराए। सू लान ने अपनी आंखें रगड़ी और वह भी मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग हाओ एर, तुम जिंग एर के साथ जॉगिंग करने नहीं गई? कल मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गया। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। अचानक सू लान जिया हाओ के पास चली गई और उसकी उंगली धीरे से उसके पेट को छू रही थी। अजीब बात है, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा शरीर और भी तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि तुम और भी मजबूत और मर्दाना हो गए हो। सू लान ने भौहें सिकुड़ी। हे सिस्टर लान, मुझे लगता है कि तुम अभी भी सो रही हो। जिया हाओ ने एक शरारती हंसी दी। या शायद तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रही हो। बह हाओ एर, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सू लान ने शर्माते हुए दूसरी तरफ देखा, लेकिन किसी अजीब वजह से उसका दिल बेतहाशा उछल रहा था। वह ज्यादा हैंडसम लग रहा है। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कई यिक्सू ने पाया कि उसके स्तन किसी के चेहरे पर नहीं दब रहे थे। धीरे से बगल की तरफ देखते हुए उसने महसूस किया कि वह खाली था। वह चला गया। उसके जागने के कुछ देर बाद मिनमिन ठंडे पानी का एक बेसिन पकड़े हुए आया। किसी ने उसे जाते हुए देखा। कोई नहीं, यंग मिस। कितना रहस्यमय, कई यिक्सू ने अपना चेहरा धोते हुए टिप्पणी की। सुबह की धूप को महसूस करते हुए कई यिक्सू गहरे विचारों में डूब गई। हालांकि जाने से पहले उसकी नज़र मेज पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। इसे लेते हुए उसके होंठ मुड़े हुए थे और उसने जिया हाओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी गई लंबी और घटिया प्रेम कविता पढ़ी। लिखावट ये बहुत बदसूरत है, फिर भी उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। स्कूल जाते हुए जिया हाओ अपनी सामान्य सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद लिन मेई भी आया, जिया हाओ के बगल में बैठा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जिया हाओ ने बेपरवाही से जवाब दिया। हालांकि अभिवादन करने के बाद वह चुप रहा, जिससे लिन मेई नाराज हो गई। क्या जब कोई सुंदर लड़की आपसे बातचीत शुरू करती है तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप जानते हैं। लिन मेई ने नाराज स्वर में कहा। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही मुझ पर फिदा हो रहे हैं? जिया हाओ ने लिन मेई की ओर मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं। लिन मेई ने जब ये सुना तो उसे कुछ भी कहने को नहीं मिला। क्या यह इसके विपरीत नहीं होना चाहिए था? ये कुछ ऐसा था जो उसे जिया हाओ से कहना चाहिए था। नहीं, जो भी हो, पिताजी मुझे आपसे दोस्ती करने के लिए परेशान कर रहे हैं, आप जानते हैं। उस रात आपने कॉर्पोरेट पार्टी में क्या किया? लिन मेई ने जिया हाओ को उत्सुकता से देखा। अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? व्यापारियों के साथ व्यापारिक बातचीत। जिया हाओ ने हल्की मुस्कान दी। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, बस मेरे सामने पहेलियां मत बनाएं। जिया हाओ ने हंसते हुए देखा कि कैसे लिन मेई को वश में कर लिया गया था। उसे इसे कैसे कहना चाहिए? लिन मेई हमेशा से ही घमंडी और घमंडी रही है। हालांकि जब कोई ताकतवर उसके सामने आता है तो वह आज्ञाकारी हो जाती है। अगर फैंग हाओ नहीं आता तो लिन मेई पूरी तरह से कुतिया बन जाती। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। अच्छा, क्या तुम आज फ्री हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या हम कहीं घूमने जाएं? लिन मेई ने प्रस्ताव रखा। मेरा मतलब है, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो, है ना? तुम्हें मेरे साथ समय बिताना चाहिए। ओह, तो फिर हम शॉपिंग पर क्यों न जाएं? जिया हाओ मुस्कुराए। मुझे यकीन है कि मैं चेंजिंग रूम में तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। रूज। लिन मेई तुरंत शर्मा गई क्योंकि उसे याद आया कि कैसे जिया हाओ ने शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए लिन मेई को यह इतना पसंद आया कि उसने 2 रातों तक इसके बारे में सपने देखे। क्या है मेरी गर्लफ्रेंड, क्या तुम पहले से ही उत्साहित हो रही हो? जिया हाओ ने लिन मेई को देखकर मुस्कुराया, जिससे उसका दिल धड़क उठा। क्या तुमने अपने ऊपर कोई खास कोलोन छिड़का है? या मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई मेकअप किया है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाया। क्योंकि आज तुम बहुत आकर्षक दिख रही हो, लिन मेई ने बिना शर्माए सीधे जवाब दिया। ओह, तारीफ के लिए शुक्रिया। जिया हाओ अपनी सीट पर पीछे झुक गया और दिल ही दिल में हंसने लगा। गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट की खेती करने से उसके शरीर के अंदर जन्मजात यांग ऊर्जा बढ़ गई। विपरीत आकर्षण के रूप में ऐसी शुद्ध यांग ऊर्जा महिलाओं की यिन को आकर्षित करेगी। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इच्छा के पौधे को लगाने से उसके पूरे शरीर में एक तरह का आकर्षण भी आ गया। इसलिए दोनों तकनीकें एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे जिया हाओ का आकर्षण अद्वितीय और मर्दाना बन गया। तो चूंकि हम कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों न हम वेस्ट लेक जाएं? वेस्ट लेक किस लिए? जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा और अचानक कुछ सोचने लगा। तुम्हारा मतलब है अवैध सड़क दौड़? हे, ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से सूचित हैं। लिन मेई ने हंसते हुए कहा। क्यों? मुझे लगता है कि आप रुचि रखते हैं। नहीं, ठीक है, मैं हूँ। जिया हाओ ने सिर हिलाया। क्या आप सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने जा रहे हैं या वास्तव में भाग लेने जा रहे हैं? मेरे ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी चैंपियन बनने से बहुत दूर हैं। लिन मेई ने अपनी बाहें फैलाते हुए आह भरी। मुख्य कारण यह है कि मैं पिंक पर स्पेशल एडिशन पोश खरीदने जा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उस आदमी से इसे खरीदने की कोशिश करूंगी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वेस्टलेक रेसिंग टूर्नामेंट पूरे एजोर प्रांत के सभी हॉट शॉट से भरा हुआ है। बेशक वहाँ कुछ अल्ट्रा शानदार कारें हैं। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि वहाँ एक उपलब्धि है। चूंकि मैं वहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे ले सकती हूँ। हालांकि जिया हाओ को लगा कि स्कूल बिल्कुल बोरिंग है। कुछ मेहनती बच्चों को छोड़कर जो अमीर बच्चे हैं, वे पहली क्लास के बाद यहाँ मुश्किल से ही रहते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, लिन मेई दूसरी क्लास के बाद सो गया। जिया हाओ भी बड़बड़ा रहा था जब उसे एहसास हुआ कि इस शापित अकादमी में एक भी सुंदर शिक्षक नहीं है। अरे रुको, शिक्षक! जिया हाओ की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अचानक किसी के बारे में ख्याल आया। अपना फोन चेक करते हुए उसने सिर हिलाकर तारीख की पुष्टि की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह महिला दिखाई देगी, है न? हे, अगर मैं मौका भुना पाया तो मैं उसे पा सकता हूँ। जिया हाओ ने एक महिला शिक्षिका के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। गर्म शरीर, ठंडा चेहरा, एक सख्त शिक्षिका जो छात्रों की मांगों को पूरा करती है। जिया हाओ पहले से ही इस बारे में उत्साहित हो रहा था। हालांकि इस बीच उसे यूनलान महाद्वीप में कई परिवार के लिए अन्य चीजें भी तैयार करनी हैं। बिना कुछ कहे वह कक्षा से बाहर चला गया और सुन शुआंग को बुलाया। किसी को इसे चुनने में बहुत समय नहीं लगा। अंकल सुन, यह मैं हूँ, जिया हाओ। जिया हाओ ने शांत स्वर में कहा। हाँ, ये जियो हाओ है। मैं आज या कल आपको कॉल करने वाला था। सुन शुआंग ने दिल खोलकर हंसते हुए जवाब दिया। उस बर्फीले शेर की मूर्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह चीज वाकई कारगर थी। एल्डर जू के फेंगशुई फॉर्मेशन के साथ मिलकर हमारा घर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। और बता दूं, मेरे पिता भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अब वे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। सब कुछ तुम्हारा धन्यवाद, जियाओ हाओ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, अंकल सन। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। क्या तुमने लिन ताओ से निपटने के बारे में सोचा है? मैंने सोचा है। हालांकि अगर तुम उसका पूरा सफाया करना चाहते हो तो हमें कुछ और सबूत जुटाने होंगे। सन शुआंग ने जवाब दिया। किस तरह का सबूत? मैं चाहता हूं कि अंकल सन इसे विस्तार से बताएं। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरी तरफ से उससे बात कर सकते हो। जिया हाओ की अभिव्यक्ति तब अजीब हो गई जब उसने ये सुना। वह जानता था कि सुन शुआंग एक चतुर व्यवसाय है, इसलिए उसने सोचा कि उसने उसके बारे में क्या सोचा है। अचानक जिया हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई उसकी गांड पर थप्पड़ मार रहा है। क्या बात है? पीछे मुड़कर उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि लिन मेई थी, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मिस, तुमने अभी अभी मेरा यौन उत्पीड़न किया है, तुम्हें पता है?
जिया हाओ ने पीछे मुड़कर लिन मेई को एक अजीब नज़र से देखा। क्या तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा यौन शोषण किया? लिन मेई हैरान थी। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विशेषाधिकार नहीं है? उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभरी। क्या तुम्हें नहीं पता, लड़कियां लड़कों का यौन शोषण नहीं कर सकती? जिया हाओ का चेहरा ये सुनकर तमतमा गया। ये कुतिया! अचानक लिन मेई चिल्लाई, क्योंकि उसे जिया हाओ ने पकड़ लिया था। मिस, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गंभीर शिक्षा की कमी है। कोई चिंता नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें सिखा दूंगी। तो आज का पाठ है समान अधिकार समान संघर्ष। डॉट 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 वॉशरूम में ये डाइनिंग हॉल की तुलना में बहुत अधिक साफ और चमकदार था। प्रत्येक कक्ष में एक संयुक्त शौचालय और एक शॉवर रूम है। अच्छा, क्या लिन मेई को उस जिया हाओ के साथ घूमते हुए देख रहे हो? सच, मुझे नहीं पता था कि जिया हाओ इतनी हॉट बन जाएगी। उस कुतिया ने पहला कदम उठाया। मम्मा, शायद मुझे उससे जिया हाओ का नंबर मांगना चाहिए। मन्नफुफ, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? दो लड़कियों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने एक क्यूबिकल से कुछ मफल पैंट देखी। माफ करना, शूरैन, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? मैं हूँ। दोनों लड़कियों ने लिन मेई को पहचान लिया क्योंकि उनके हाव भाव बदल गए थे। मेई, बस। कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस पीरियड्स में ऐंठन है। ओह, फिर सब ठीक है। दोनों लड़कियां बाथरूम से बाहर निकलते समय एक दूसरे को देखती रहीं। इस बीच क्यूबिकल के अंदर जिया हाओ टॉयलेट सीट पर बैठी थी जबकि लिन मेई उसकी गोद में बैठी थी, उसकी कमर पर पैर रखकर उसे देख रही थी। उसकी यूनिफॉर्म ऊपर उठी हुई थी और उसकी ब्रा साइड में लटकी हुई थी, जिससे उसकी स्तनों की परफेक्ट जोड़ी दिख रही थी। तुम बदमाश, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? उसने सांस के लिए हौंफते हुए महसूस किया कि जिया हाओ के होंठ उसके स्तनों के स्वाद का आनंद ले रहे थे। उसकी हथेली उसकी पैंटी के अंदर थी, धीरे धीरे उसकी गांठ को आटे की तरह गूंथ रही थी। जिया हाओ, तुम मम्मनफ। लिन मेई की आवाज़ जिया हाओ के चुंबन से खामोश हो गई। उनकी जीभ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम गई, एक दूसरे की लार का स्वाद चखते हुए। लिन मेई, अब बोलो। जिया हाओ मुस्कुराए। तुमने क्या सीखा? समान अधिकार, समान झगड़े, परिणाम। देर शाम लिन मेई ने जिया हाओ को उठाया और सीधे वेस्ट लेक की ओर चली गई। ओह, गुड इवनिंग नहीं कहूंगी, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाली। लिन मेई ने जिया हाओ की ओर देखे बिना कार चलाते हुए नाक भान सिकुड़ी। क्या तुम नाराज हो? जिया हाओ मुस्कुराए। स्कूल में जो हुआ उसके बारे में। लिन मेई ने बड़बड़ाया लेकिन जवाब नहीं दिया। हालांकि उसके हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ का हाथ उसकी स्कर्ट को ऊपर उठा रहा है, धीरे धीरे उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद जांघों को रगड़ रहा है। क्या कर रही हो, बदमाश? मैं अभी भी गाड़ी चला रही हूँ। मुझे लगता है तुम मल्टीटास्क कर सकती हो। जिया हाओ हंसी और वह उसकी जांघों को ऐसे ही रगड़ता रहा। मुझे वह अच्छा नहीं लगा। मुझे स्कूल में जो हुआ वह अच्छा नहीं लगा। लिन मेई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ओह, फिर वह कौन था जिसने इतना अच्छा स्खलन किया? और स्खलन के बाद भी तुम मेरी मदद करते हो और मुझे पागलों की तरह चूमते हो। जिया हाओ के बेपरवाह लेकिन विकृत शब्दों को सुनकर लिन मेई को लगा कि उसका चेहरा शर्म और शर्मिंदगी से लाल हो गया है। मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तुम जो भी कहो, जिया हाओ ने पीछे झुकते हुए हंसते हुए कहा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन मेई का ड्राइविंग कौशल शीर्ष पायदान पर था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि ईस्टर्न सी सिटी में उसे संदेह था कि पुलिस चेयरमैन लिन की बेटी को पकड़ लेगी। अमीरों का विशेषाधिकार वास्तव में महान है। जिया हाओ मन ही मन हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद वे वेस्ट लेक के पास पहुंच गए। वेस्ट लेक के किनारों पर एक रिंग रोड थी जिससे दर्शक झील के चारों ओर घूम सकते थे। हालांकि वर्तमान में सड़क पर बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने के कारण नियॉन लाइट लगी हुई थी। जिया हाओ भी थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसने अब फैंटेसी में वेस्ट लेक स्ट्रीट रेसिंग में भाग लिया था। वास्तव में ये यहाँ एक मिनी गेम है जहाँ लोग पिक्सेल कार चला सकते हैं। कार से उतरते हुए लिन मेई ने मुख्य द्वार की ओर चलते हुए अपना शरीर फैलाया। लापरवाही से उसने 2 पास दिखाए जिससे गेट पर खड़े आदमी ने उन्हें अंदर जाने दिया। तो हम पहले क्या कर रहे हैं? रेस देखने जा रहे हैं या अभी भी कुछ समय है?
लिन मेई ने जवाब दिया। इस बीच, यहाँ थोड़ा घूम क्यों नहीं लेते? वे एक लाउंज में पहुंचे जहां जिया हाउ ने कई अमीर लड़के और लड़कियों को पार्टी करते देखा। शराब और पैसे बस इधर उधर फेंके जा रहे थे। अरे, हैंडसम, पीना है। जिया हाउ के आते ही उसने कुछ लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लिन मेई उसके बगल में खड़ी हो गई और उसकी बाहों को गले लगा लिया। भाड़ में जाओ कुतिया, वह मेरा है। लिन मेई जानती थी कि ये सोने की खुदाई करने वाले लोग थे जो बदले में पैसे पाने के लिए युवकों को कुछ समय दे रहे थे, और कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें वहां पहुंचने दे। लिन मेई की गुर्राहट सुनकर उनमें से दो तुरंत पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और जाने से पहले उन्होंने जिया हाउ को आंख मारी। भाड़ में जाओ, हम अभी अभी यहाँ आए हैं और मेरा मूड खराब हो गया है। लिन मेई ने अपने गाल फुलाए। हालांकि वह कांप उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी कमर पर एक जोड़ी मजबूत बाहें लिपटी हुई हैं। ओह, कोई ईर्ष्या कर रहा है। जिया हाउ मुस्कुराए। चिंता मत करो, आज रात मैं अपना ध्यान केवल तुम पर लगाऊंगी। सच में? शायद। मुझे पता था। लिन मेई, उसने जिया हाउ की कमर को मोड़ते हुए कहा, जिससे वह चिल्ला उठा। भाड़ में जाओ, ये दर्द कर रहा है। तुम्हें यही करना चाहिए। लिन मेई गर्व से मुस्कुराई, ये समझते हुए कि वह जिया हाउ पर कुछ अधिकार जता सकती है। इसके अलावा, अगर वह मुझे फिर से सजा देना चाहता है तो ये बहुत बुरा नहीं होगा। हाँ, लानत है, तुम मूर्ख लड़की हो। लिन मेई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इन विचारों को अपने दिल से निकालने की कोशिश करते हुए। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो? जिया हाउ ने लिन मेई को अजीब भाव से देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। लिन मेई ने सिर हिलाया क्योंकि उसने एक आदमी को देखा। वहाँ, पिंक पोश का मालिक। लिन मेई सीधे उस आदमी के पास गई, जो देखने में 20 के दशक के आखिर में लग रहा था। क्या तुम पिंक पल के मालिक हो? तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मुझसे ऑनलाइन संपर्क किया होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी प्यारी महिला हो। मेरे पास गपशप करने का कोई समय नहीं है, बस मुझे कीमत बता दो। हालांकि 30 मिलियन युआन, यह एक विशेष संस्करण मॉडल है और ये तुम्हारे लिए एक आकर्षक महिला के लिए उपयुक्त होगा। 15 मिलियन, इसे ले लो या छोड़ दो, जिया हाउ बोली। क्या 15 मिलियन? ये बहुत कम है। आदमी दंग रह गया। आपने तो कीमत आधी कर दी। 15 मिलियन, यह अंतिम प्रस्ताव है, जिया हाउ ने नर्म स्वर में कहा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई सौदा नहीं हो रहा है। आदमी ने पीछे मुड़ते हुए अपने बगल में बैठी लड़की पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। जिया हाउ, बस उसे पैसे दे दो, यह इतना भी नहीं है। लिन मेई ने जिया हाउ की आस्तीन खींची। तुम्हें मोल भाव करना सीखना चाहिए, लिन मेई। जिया हाउ ने ठहाका लगाया। खासकर वे जो अवैध तरीकों से हासिल की गई कारों को बेच रहे हैं। जिया हाउ की बात सुनकर आदमी घबरा गया और उसने जिया हाउ की तरफ देखा। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिया हाउ ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी। 15 मिलियन एक उचित सौदा है न? मुझे लगता है कि ऐसा ही है। जब उस आदमी ने जिया हाउ की ठंडी और गन्नात्मक निगाहों को देखा तो उसके दिल में सिहरन सी महसूस हुई। 15 मिलियन, मैं इसे ले लूंगा। लिन मेई का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि वह आदमी जिया हाउ के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। जल्दी से उसने उस आदमी को पैसे दिए और पिंक पल पोश की चाबियां ले लीं। आपने कीमत आधी कैसे कर दी और फिर भी उसे सहमत करने में कामयाब रहे? लिन मेई ने उत्सुक स्वर में पूछा। ठीक है, यहाँ कारों का कारोबार करने वाले ज्यादातर लोग संदिग्ध व्यवसाय करते हैं। वह पोश शायद उसे किसी कार लुटेरे से मिली है, और 15 मिलियन पहले से ही ब्लैक मार्केट में एक अच्छी कीमत है। बेशक वह ऐसी जानकारी जानता था क्योंकि उसने अर्बन फैंटेसी खेली थी। यहाँ, जब तक आप कार विक्रेताओं से मिलते हैं, वे कारों को उच्चतम मूल्य पर बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि खेल में यदि आप तरीका जानते हैं तो आप सीधे कीमत को आधा कर सकते हैं और आश्चर्यजनक कारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से किसी को कुछ साइड क्वेस्ट करने और बातचीत का विकल्प प्राप्त करने के लिए प्राइस स्लेशर की उपलब्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है। शुक्र है, जिया हाउ सीमित विकल्पों से बंधा नहीं था, इसलिए वह आसानी से कीमत को आधा कर सकता था। लानत है, तुम इतनी सारी चीजें कैसे जानते हो? लिन मेई को इससे नफरत थी, लेकिन वह हैरान थी।
अगली बार तुम्हें खरीदारी में मेरे साथ आना चाहिए। तुम एक अच्छी मोलभाव करने वाली हो। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं? मोलभाव क्यों? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, उसके शब्दों को वापस फेंक दिया। ठीक है, मेरे साथ आओ, हमें अब रेस देखनी चाहिए। थोड़ा रुको, मुझे एक बाल्टी फ्राइड चिकन और ड्रिंक्स खरीदने दो। लिन मेई ने हंसते हुए कहा और चली गई। जल्द ही जिया हाओ और लिन मेई को वह स्थान मिल गया जब उन्होंने रेसिंग लेन पर शानदार स्पोर्ट्स कार को देखा। ठीक है देवियों और सज्जनों, अब हमारे रक्त की दौड़ को बढ़ाने का समय है। अपने पसंदीदा ड्राइवरों पर अपना दांव लगाओ। चलो, पैसे बहने दो। जिया हाओ ने कारों को देखकर मुस्कुराया। जल्द ही एक कामुक शरीर वाली महिला काले और सफेद चौकोर झंडे को पकड़े हुए किनारे पर चली गई। हालांकि झंडा लहराने के बजाय उसने अपनी पेंटी को अपने फ्रॉक के नीचे खींच लिया और उसे हवा में उठा दिया। सब तैयार हैं? 3, 2, 2, जाओ। तारांकन, वूम वूम वूम। तारांकन। हर किसी ने एक्सीलेटर पर पैर रखा तो कार के इंजन मशीनी जानवरों की तरह दहाड़ने लगे। जिस क्षण पेंटी उसके हाथ से गिरी, कारें धुंधली हो गईं और हवा के झोंके का स्वागत करते हुए उसके पास से गुजर गईं। कैमरामैन, जाहिर है, उसकी फ्रॉक पर ध्यान केंद्रित करना नहीं भूला जो हवा से ऊपर उठ गई थी। लानत है, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है। यह मुझे बहुत उत्साहित करता है। लिन मेई ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपनी स्लशी से घूंट लिया। जिया हाओ ने चिकन लेग से एक निवाला खाया और मुड़ा बड़ी स्क्रीन पर देखा, जो कारों का पीछा करने वाले ड्रोन से रेस का सीधा प्रसारण कर रही थी। ठीक है, शर्त लगाने का समय आ गया है। जिया हाओ मुस्कुराए। मुझे लगता है कि गोल्डन वास्प जीतेगा, लिन मेई बोली। जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। ये कैसा रहेगा मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड? अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं एक काम करूंगी जो तुम मुझसे करने को कहोगे, और अगर मैं जीत गई तो इसके विपरीत होगा। जिया हाओ के प्रस्ताव को सुनकर लिन मेई गहरी सोच में पड़ गई। मुझे लगता है कि वह यहाँ पहली बार आया है। मुझे उसे उसकी जगह पर लाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सिर हिलाया। क्यों, बेशक, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगी। बस अपनी बात से पीछे मत हटना। चिंता मत करो, मैं नहीं हटूंगा। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा और सट्टे के बूथ की ओर चल पड़ा। पर्पल स्टार पर 2 मिलियन युआन। 2 मिलियन, यह अमीर लड़का कौन है? अचानक सभी का ध्यान जिया हाओ पर गया। आमतौर पर एक शर्त की शुरुआती कीमत 1000 युआन से शुरू होती है, और शौकीन जुआरी एक बार में 10,000 से लेकर 100,000 युआन तक की शर्त लगाते हैं। हालांकि एक बार में लाखों। केवल सबसे अमीर युवा स्वामी और प्लेबॉय ही इतनी लापरवाही से पैसे फेंकते हैं। काउंटर पर एक सेक्सी लड़की बैठी थी। जिया हाओ को देखते ही उसकी पलकें फड़क उठी, जो उसके सामने खड़े खूबसूरत युवक को देख रही थी। ओह हैंडसम भाई, क्या तुम्हें यकीन है? जिया हाओ ने अपना कार्ड स्वाइप करते हुए तुरंत 2 मिलियन का भुगतान करते हुए हंसी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई संदेह नहीं है। हे, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता, लड़की ने जिया हाओ को टोकन देते हुए मुस्कुराई। इसे सुरक्षित रखना, सुंदर भाई। बेशक। लिन मेई के पास वापस जाकर जिया हाओ बैठ गई और रेस देखने लगी। लिन मेई ने ठहाका लगाया। तुमने कितना दांव लगाया? केवल 2 मिलियन। क्या? लिन मेई यह सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कि जिया हाओ अपने पैसे सावधानी से खर्च करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक बार में 2 मिलियन दांव पर लगा देगा। क्या तुम्हें इतना भरोसा है? तुम देखोगे। रेस का प्रसारण पूरी तरह से हाई डेफिनिशन था क्योंकि हर कोई बड़ी स्क्रीन पर उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही ड्राइवर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, एक सुनहरा कैमरो नाइट्रो जलाते हुए सभी को पीछे छोड़ गया। और गोल्डन वास्प ने पहले ही कड़ी बढ़त हासिल कर ली है। क्या वह रेस जीतने वाला है? ओह माय, वो कैमरो बहुत तेज है। मुझे लगता है कि गोल्डन वास्प आज जीतने वाला है। लिन मेई ने दृश्य देखकर मुस्कुराई। तुम क्या कहते हो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड? क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? तस्क, रेस अभी भी जारी है। जिया हाओ ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हंसते हुए कहा। अचानक बैंगनी लपटों के फटने के साथ एक बैंगनी लैम्बोर्गिनी धुंधली हो गई, जो गोल्डन वास्प की कार का पीछा कर रही थी। जिस क्षण नाइट्रो गोल्डन वास्प में समाप्त हुआ, उसकी कार धीमी हो गई, नीचे गिर गया। हालांकि बैंगनी लैम्बो पहले से ही गोल्डन वास्प की पूंछ के ठीक पीछे पीछा कर रहा था। एक और धमाके के साथ लैम्बोर्गिनी आखिरकार गोल्डन वास्प से आगे निकल गई
और फिनिशर लाइन पार कर गई। क्या 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 हुआ? गोल्डन वास्प कैसे हार गया? मेरे पैसे, लानत है, मैंने उस पर 1 लाख का दांव लगाया था। जिया हाओ ने ये देखकर मुस्कुराया। लिन मेई को अपना मुंह बंद करते हुए देखा। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मच्छर अंदर घुस जाएगा। क्या बकवास है, पर्पल स्टार कैसे जीत गया? लिन मेई ने जब परिणाम देखा तो वह हैरान रह गई। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था, अंडे सेने से पहले चूजों की गिनती नहीं करनी चाहिए। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे जाने दो और अपना पैसा वापस ले आओ। उसके 2 मिलियन पहले ही 6 मिलियन में बदल गए। पैसे वापस लेते हुए जिया हाओ ने 4 मिलियन दांव पर लगा दिए। अगले राउंड के लिए एक और ड्राइवर चुना। फिर से उसने आसानी से पैसे 2 गुने कर लिए, जिससे उसके आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगे। बकवास, ये धोखा है। हाँ, मैच फिक्स है। तीसरे राउंड के लिए जिया हाओ ने एक छोटे ड्राइवर पर 4 मिलियन का दांव लगाया। अरे, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? लिन मेई ने जिया हाओ को संकुचित आंखों से देखा। तो तुम एक बार फिर से दांव जीतने जा रहे हो? नहीं, इस बार गोल्डन वास्प जीतेगा, जिया हाओ ने शांति से उत्तर दिया। हाँ, फिर तुमने ग्रीन ली पर दांव क्यों लगाया? लिन मेई हैरान थी। अगर जिया हाओ को पता था कि कौन जीतने वाला है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव क्यों लगा रहा था जो हारने वाला था? ठीक है, मैंने पहले ही बहुत कुछ कमा लिया है, मेरे लिए कुछ पैसे खर्च करना स्वाभाविक है न? लिन मेई ने जिया हाओ के तर्क को सुनकर अवाक रह गई। जल्द ही गोल्डन वास्प ने रेस जीत ली, जिससे जिया हाओ को एक बार में 4 मिलियन युआन का नुकसान हुआ। जैसे ही जिया हाओ सट्टेबाजी काउंटर पर गया, उसने आसानी से शेष राशि निकाल ली। उसने कुल 14 मिलियन जीते और 4 मिलियन हारे, इसलिए वह अभी भी 10 मिलियन युआन निकाल सकता है। जिया हाओ को देखकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। उसने 4 मिलियन खो दिए, लेकिन वह अभी भी लाभ में था। लानत है, मुझे इससे नफरत है, मैंने आज अपना सारा पैसा खो दिया। स्वर्ग इतना अन्याय क्यों है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हे, मुझे लगता है कि पैसे खोने के बाद तुम्हारी समझदारी आ रही है न? जिया हाओ को देखकर लड़की हंस पड़ी। सुंदर भाई, तुमने आज रात वाकई बहुत कुछ कमाया है। बस जेब से पैसे, कुछ खास नहीं। जिया हाओ ने 10 मिलियन नकद लेते हुए हंस दिया। पैसे उछालते हुए उसने उस लड़की को 10,000 युआन दिए। आपकी टिप, आनंद लें। लड़की ये देखकर दंग रह गई। एक चमकदार मुस्कान के साथ उसने उसे ले लिया। अच्छा, सुंदर भाई, तुम्हारे पास एक संदेश है। ओह, कोई तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, मेरे पास समय है, मुझे लगता है। जिया हाओ मुस्कुराए। जल्द ही 2 भारी भरकम आदमी जिया हाओ के पास आए और उसे ले गए। पश्चिमी झील के किनारे कोई भी लहर पर चांदनी को प्रतिबिंबित होते हुए देख सकता था। ये जगह कार की हेडलाइट से भी जगमगा रही थी, क्योंकि कुछ लोग दूसरी तरफ दौड़ देख रहे थे। स्क्रीन। आप ही वह संरक्षक हैं जिसने आज शाम लाखों खर्च किए। तेंदुए के फर का कोट पहने एक आदमी ने जिया हाओ को मुस्कुराते हुए देखा। ठीक है, भाई बियाओ के सामने बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा हूँ। जिया हाओ हल्के से हंसा। हाँ, मैंने ली ताओ की बेटी को देखा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। भाई बियाओ जिया हाओ को देखकर मुस्कुराया। जल्द ही तुम जान जाओगे, भाई बियाओ। जिया हाओ हल्के से हंसा। अगर भाई बियाओ ईस्टर्न सी सिटी में कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ छिपा होगा। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ छोटे भाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही मुझसे मिलना चाहते थे? ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक अद्भुत खजाना है, भाई बियाओ। जिया हाओ ने भाई बियाओ को देखते हुए मुस्कुराया। विशेष V8 नाइट्रो एक्स इंजन, मैं चाहूंगा कि तुम उससे एक कार तैयार करो। हो, छोटे भाई, तुम बहुत सी चीजें जानते हो, है न? क्या तुम जानते हो कि इसकी कीमत कितनी है? जब तक यह 1 बिलियन से कम है, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जिया हाओ हल्के से हंसा। इसके अलावा मुझे पता है कि भाई बियाओ इसे मुझे मुफ्त में उपहार में देंगे। मुफ्त में? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? भाई बियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। क्योंकि मैं उस व्यक्ति का स्थान जानता हूँ। जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? भाई बियाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने ये सुना। 13वीं स्ट्रीट, साउथ ब्लॉक, एक 3 मंजिला अपार्टमेंट। भाई बियाओ खड़े हो गए और उन्होंने अपने अधीनस्थ को देखा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और देखो कि वह कमीना अभी भी वहाँ है या नहीं।
हे भाई बियाओ, मैं वापस जाकर रेस देखूंगा। अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो तुम मुझे वापस बुला सकते हो। भाई बियाओ ने जिया हाओ को एक अजीब नज़र से देखा जब उसने उसे मुड़ते और जाते हुए देखा। ये बदमाश कौन है? केवल आधे घंटे बाद लिन मेई और जिया हाओ अभी भी रेस देख रहे थे। हालांकि भाई बियाओ के गुर्गों ने उन्हें एक बार फिर आमंत्रित किया, इस बार अधिक सम्मान के साथ। लिन मेई भाई बियाओ से मिलने के लिए जिया हाओ के पीछे पीछे गया। जिया हाओ, वे कौन हैं? वे तुमसे क्या चाहते हैं? वे मुझे इनाम देना चाहते हैं, लिन मेई। जिया हाओ मुस्कुराए, ये बस एक साधारण लेन देन है। हाँ, भाई जिया, तुम सच में मेरे किस्मत वाले हो। भाई बियाओ ने जिया हाओ को देखकर हंस दिया। आपकी बदौलत मैं एक चूहे को पकड़ने में कामयाब रहा जो महीनों से मेरा पीछा कर रहा था। ठीक है, मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से एक कार चाहिए थी, और केवल भाई बियाओ ही मुझे वह दे सकते हैं। जिया हाओ हल्के से हंसे। बेशक, जैसा कि आपने कहा, आपको भी एक नाइट्रो एक्स इंजन वाली कार मुफ्त मिलेगी। मैं आपको अपनी एक बेहतरीन कृति उपहार में दूंगा। भाई बियाओ हंसे। हालांकि भाई बियाओ, इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक और चीज दे सकते हैं। वह क्या है? भाई बियाओ ने उत्सुक नजरों से जिया हाओ को देखा। वह पेंडेंट जो आपने पहना हुआ है, भाईचारे की निशानी के तौर पर इसे मुझे देने के बारे में क्या ख्याल है? जिया हाओ ने भाई बियाओ के गले में लटके छोटे पेंडेंट की ओर इशारा किया। जैसा कि मैंने सोचा था, आपकी आंखें वाकई बहुत अच्छी हैं। भाई बियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर सिर हिलाया। मैंने इस पेंडेंट को सालों तक अपने पास रखा, लेकिन मुझे लगता है यह आपके हाथों में अच्छा रहेगा। जिस क्षण जिया हाओ ने इसे पकड़ा, उसके दिमाग में एक अजीब संकेत आया। ज्ञान का एक अलौकिक प्रवाह पता चला। क्या मेजबान इसे अवशोषित करने के लिए तैयार है? हाँ, अचानक उसके मस्तिष्क में दर्द के साथ जिया हाओ के मस्तिष्क में जानकारी का प्रवाह दिखाई दिया। आखिरकार मुझे जीनियस मैकेनिक की उपलब्धि मिली। जीनियस मैकेनिक टाइटल अर्बन फैंटेसी गेम में एक छिपी हुई खोज है। इसे पाने के लिए किसी को वेस्ट लेक स्ट्रीट रेस पर सट्टा लगाने में 10 मिलियन युआन से अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें भाई बियाओ द्वारा आमंत्रित किया जाएगा और उनके साथ अपनी दोस्ती का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद भाई बियाओ एक खोज देगा, एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए जिसने उसे धोखा दिया। सुरागों और खोजों की एक श्रृंखला के बाद खिलाड़ी को उस आदमी को भाई बियाओ को देना होगा, और अंत में उन्हें उपहार के रूप में एक कार के साथ V8 नाइट्रो एक्स इंजन मिलेगा। हालांकि इस बिंदु पर खोज खत्म नहीं हुई है। उसके बाद खिलाड़ी को अभी भी भाई बियाओ को खुश करने और उसका भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। जब भाई बियाओ खिलाड़ी को अपना पेंडेंट देगा, तभी उन्हें जीनियस मैकेनिक की उपाधि मिलेगी। इसके प्रभाव के लिए सरल वस्तुओं को तैयार करना और मशीनों के साथ काम करने में दक्षता 100% बढ़ जाती है। यह एक शक्तिशाली धोखा है जो खिलाड़ी को खेल में कई कठिनाइयों को आसानी से पार करने में मदद करता है। और जिया हाओ ने इसे हासिल कर लिया। जिया हाओ उत्साहित था जब उसने देखा कि उसे वह उपलब्धि मिल गई है जो वह चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस शक्ति का किस हद तक उपयोग कर सकता हूँ। मुझे इसे तब इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जब मैं मुक्त हो जाऊं। हाँ, चूंकि यहाँ सब कुछ हो चुका है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। जिया हाओ ने लिन मेई को पकड़ते हुए मुड़कर जाना शुरू किया। क्या दिलचस्प युवक है। भाई बियाओ ने जिया हाओ और लिन मेई को जाते हुए देखकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। तुम वाकई अजीब हो। तुम इतने अजीब लोगों को कैसे जानते हो? लिन मेई खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मैं बस इतना अच्छा हूँ। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। दूसरी ओर, क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? लिन मेई ने ये सुनकर कदम रोक दिए। वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि जिया हाओ का क्या मतलब था। हालांकि उसने कुछ भी न समझने का नाटक किया। मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लिन मेई शर्मा गई, सीधे अपनी कार की ओर चल पड़ी। देर हो रही है, हमें निकल जाना चाहिए। ओह, जिया हाओ ने मन ही मन हंसा जब उसने देखा कि लिन मेई कितनी टालमटोल कर रही थी। बिना कुछ कहे वह कार में बैठ गया और लिन मेई वापस ड्राइव करने लगी। हालांकि जैसे ही वे बीच में पहुंचे, जिया हाओ बोली, कार रोको। लिन मेई ने कार रोकते ही ब्रेक लगा दिए। क्या तुम क्यों चाहती हो कि मैं कार रोकूं? ठीक है, चूंकि तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। जिया हाओ मुस्कुराए। हारने वाला जीतने वाले की बात सुनेगा। मुझे लगता है कि हमने इस पर शर्त लगाई थी, नहीं?
यो ठीक है। लिन मेई ने जिया हाओ की ओर देखते हुए अपने होंठ काटे। तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, पीछे की सीट पर बैठो। लिन मेई ने आह भरी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिया हाओ के चंगुल से नहीं बच पाएगी। जिया हाओ के हाथ कुशल थे क्योंकि उसने लगभग तुरंत लिन मेई के कपड़े उतार दिए। लिन मेई का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने सहज रूप से अपने स्तन और योनि को ढकने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल किया। क्या वह ऐसा करने जा रहा है? क्या मैं आखिरकार ऐसा करने जा रही हूँ? उसका शरीर और दिल दोनों एक अजीब सी प्रत्याशा से कांप उठे। जब जिया हाओ ने अपनी पोशाक उतारी तो लिन मेई ने हल्के से सांस ली जब उसने उसकी टोन्ड मांसपेशियों को देखा जो ईंटों की तरह कसी हुई थी। सहज रूप से उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके पेट को सहलाया। भाड़ में जाओ, वह इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि 1 महीने पहले वह बहुत दुबला था। लिन मेई ने अपनी बात निगल ली और उसकी आंखें नीचे की ओर झुक गईं। जब उसने जिया हाओ के छोटे भाई को देखा तो वह लगभग चौड़ी हो गई। ये बहुत बड़ा है। नहीं है, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा क्योंकि उसकी तर्जनी ने लिन मेई की त्वचा को धीरे से छुआ, उसकी गर्दन से लेकर उसकी दरार के बीच तक, उसके पेट तक। उसका स्पर्श कामुक था। हर गुजरते पल के साथ लिन मेई को एक अनजान रोमांच मिल रहा था। जिया हाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिन मेई ने दूर देखा और नम्र स्वर में विनती की। हे, चिंता मत करो, हम अभी सेक्स नहीं करने जा रहे हैं। ये जगह बहुत तंग है। उसकी उंगली ने और नीचे छुआ, जिससे लिन मेई भी कराह उठी। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? थोड़ा फोरप्ले कैसा रहेगा? मम्मन, वाह रुको, नंद। लिन मेई का शरीर झटका खा गया क्योंकि उसके कूल्हे आगे की ओर झुक गए, जिससे जिया हाओ को उसकी संवेदनशील परतों तक बेहतर पहुंच मिल गई। उंगलियां वहां कुशलता से चल रही हैं, जिससे हर स्ट्रोक बिल से भरा हुआ है। थोड़ी देर तक अपने पवित्र कुएं को सहलाने के बाद जिया हाओ अचानक रुक गई। लिन मेई ने जिया हाओ को अपनी स्थिति समायोजित करते हुए देखा तो वह चौंक गई। अब क्या है? ठीक है, यह उचित नहीं है कि केवल आपको ही आनंद मिले, है न? जिया हाओ ने अपनी हथेली रगड़ी। तो आप क्या सुझाव देते हैं? लिन मेई, क्या आपने कभी 69 नामक एक मज़ेदार संख्या के बारे में सुना है? जिया हाओ मुस्कुराए। मैंने सुना है, लेकिन यह मज़ेदार क्यों है? तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब जिया हाओ ने लिन मेई को स्थिति समझाई तो वह पागलों की तरह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई। लानत है, ये बहुत शर्मनाक है। तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? लिन मेई ने थूक दिया, लेकिन जिया हाओ को मुस्कुराते हुए देखकर वह खुद को आहें भरने से नहीं रोक पाई। ठीक है, हारने वाले को विजेता का पालन करना था, है न? हाँ, ये सिर्फ इसलिए है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से ऐसा कर रही हूँ। लिन मेई के दिमाग ने उसके दिल को समझाया जब उसके पैर जिया हाओ के चेहरे के ऊपर से अलग हो गए। धीरे धीरे वह बैठ गई और उसके पैरों के बीच के होंठ जिया हाओ के होंठों से चूम गए। वह आगे झुकते हुए एक हल्की कराह उठी। जिया हाओ के पैरों के बीच खड़ी छड़ को देखकर गर्व से खड़ी हुई। आगे झुकते हुए उसने धीरे से उसकी छड़ को सहलाया, जबकि जिया हाओ के होंठों की हरकत को देखकर उसकी सांस फूल गई। तुमने अपने बाल यहाँ नीचे से काटे हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। चलो देखते हैं कि कौन पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला है। इस बार मैं नहीं हारूंगी। एक गहरी सांस लेते हुए लिन मेई आगे झुकी, उसकी जीभ बाहर निकली और उसने जिया हाओ के निषिद्ध आइसक्रीम को थोड़ा चाटा। उस जगह की नमकीन और कस्तूरी जैसी खुशबू एक जलती हुई माचिस की तरह थी, जिसने उसके दिल में सभी कामुक भावनाओं को भड़का दिया। धीरे धीरे उसने अपने होंठ खोले और जिया हाओ की छड़ी को अपने मुंह में ले लिया। धीरे धीरे अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। अनगग, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिन मेई मुस्कुराई जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ का शरीर उसके नीचे कांप रहा है। उसे लगा कि उसके पास जिया हाओ को उसके ही खेल में हराने का मौका है। बिना किसी और सोच विचार के उसने अपनी जीभ जिया हाओ के भाले की गुलाबी नोक के चारों ओर घुमाए और उसे चूसने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करती रही। जिया हाओ को अपने निचले शरीर से एक अद्भुत एहसास हुआ, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटा। उसकी जीभ बाहर निकली, सूजी हुई सिलवटों को अलग करते हुए और लिन मेई के पवित्र कुएं के अंदर प्रवेश कर गई। अपनी जीभ को घुमाते हुए नोक ने लिन मेई के पवित्र कुएं के अंदर आनंद के स्थान को धीरे से छुआ, जिससे उसका शरीर हिल गया। आनंद, तुम कमीने, तुम बहुत अच्छे हो। लिन मेई ने जिया हाओ के होठों पर अपनी तहों को और दबाते हुए कराहते हुए कहा। हालांकि वह उसकी छड़ी को चूसना नहीं भूली।
कुछ सोचते हुए उसके हाथ ने जिया हाओ के लिंग के आधार को धीरे से खरोंच दिया, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसने उसके अंकोशों को भी अपने हाथों में लिया, उसे वहां छेड़ते हुए, जबकि उसका मुंह उसके लिंग को और भी अंदर ले रहा था। ननंद, ये केवल तुम ही नहीं हो, ये कौन कर सकता है? जिया हाओ ने अपना हाथ उठाया और उसके अंगूठे और तर्जनी ने लिन मेई की तहों पर गुलाबी मोती को धीरे से रगड़ा, जिससे वह जोर से कराह उठी। ओनंद, हाँ, यह महसूस होता है। बहुत बकवास। अच्छा ननंद, जिया हाओ, मैं झड़ रही हूँ। मैं भी झड़ रही हूँ। लिन मेई को जिया हाओ की छड़ी अपने मुंह में धड़कती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि वह लगभग बाहर निकलने ही वाली थी। हालांकि तरल पदार्थ के मोटे सफेद धागे उसके चेहरे पर गिरे, उसके चेहरे को भिगोते हुए और उसके स्तनों पर टपकते हुए। कुछ उसके मुंह में चला गया, जिससे उसे नमकीन और तीखा स्वाद आया। इस बीच जिया हाओ का चेहरा बहते हुए अमृत से भीग गया, जो सीधे उसके पवित्र कुएं से बह रहा था। दोनों ने हाँफते हुए कहा कि लिन मेई उठ गई, जिया हाओ के सामने लेट गई। कैसा लगा? जिया हाओ ने लिन मेई की पसीने से भीगी पीठ को सहलाया, जिससे वह और भी अधिक आराम महसूस करने लगी। अनग, मुझे मानना पड़ेगा, यह अच्छा था, लिन मेई ने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी भी उनके काम का स्वाद महसूस कर रही थी। डॉट 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 थोड़ी देर बाद जिया हाओ सू परिवार की हवेली में वापस आ गया। हालांकि जैसे ही वह अपने कमरे में घुसा, उसके कदम रुक गए क्योंकि किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम अपने ही घर में क्यों घुस रहे हो, जिंगर? जिया हाओ चौंक गया जब उसने महसूस किया कि यह सू जिंगर थी। हे, तुमने माँ से कहा था कि तुम एक दोस्त के घर जा रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कहीं और गए होगे, सिवाय वहां के। सू जिंगर ने ठहाका लगाया। तो तुम कहाँ गए थे? ओह, स्ट्रीट रेस देखने। जिया हाओ ने छिपने की जहमत नहीं उठाए और वह पलटा, पजामा पहने सू जिंगर को देखा। अरे, तुम स्ट्रीट रेस देखने गए थे और मुझे आमंत्रित नहीं किया। मैं लिन मेई के साथ गया था। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। क्या तुम दोनों वाकई बाहर जा रहे हो? सू जिंगर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम उस कुतिया के साथ बाहर नहीं जा सकते। ओह, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? जिया हाओ ने सू जिंगर की ओर चलते हुए ठहाका लगाया। हम्फ, मैं क्यों? सू जिंगर ने पलटकर देखा और थोड़ा शर्मा गई। बस इतना ही, मैं तुम्हें किसी लड़की के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। हाँ, कोई बात नहीं, जिया हाओ ने अपनी घुंडियां चटकाईं। हम बस खेल रहे हैं, बस इतना ही। क्या तुम्हें यकीन है? सू जिंगर ने फिर पूछा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? जिया हाओ हैरान थी। ऐसा क्यों न हो, क्यों न हम डेट पर जाएं? वहाँ मैं तुम्हें और अच्छी तरह से समझा दूं। हम्फ, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर क्यों जाना चाहिए? सू जिंगर ने हल्के गुस्से का दिखावा करते हुए हंसी। हालांकि मुआवजे के तौर पर तुम्हें मुझे कल शॉपिंग पर ले जाना होगा। यह कोई डेट या कुछ और नहीं है। ठीक है, आप जो भी कहें मैडम, यही सही है। सू जिंगर मुस्कुराए और जिया हाओ की ओर बढ़ी, उसकी नाक सिकुड़ गई। इसके अलावा थोड़ा नहा लो, तुम बहुत गंदी महक रही हो। यह अजीब गंध किस बात की है? कुछ नहीं, मुझे लगता है। जिया हाओ ने ये सुनकर चौंका। वह ये तो नहीं कह सकता कि लिन मेई ने उसे छींटे मारे, है न? सू जिंगर ने उसे अजीब नज़र से देखा और फिर मुड़कर चली गई। अपना वादा मत भूलना। जिया हाओ ने राहत की सांस ली और जल्दी से नहा लिया। हालांकि जब वह बाहर निकला तो अपने कमरे में सूलान को देखकर दंग रह गया। मेरे पास इतनी अच्छी किस्मत है। जिया हाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो। सूलान को थोड़ी हैरानी हुई जब उसने जिया हाओ को एक बार फिर तौलिए में देखा। हाँ, तुम क्यों शर्मा रही हो, सिस्टर लैन? जिया हाओ ने हल्के से ठहाका लगाया। ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को नग्न नहीं देखा। ओह भगवान, हाओ, तुम मुझे ये क्यों याद दिला रही हो? सू लैन ने जिया हाओ को धीरे से डांटा और वह शर्मा गई। अच्छा, मेरा दिमाग हमेशा खूबसूरत नज़ारों को याद रखता है। तुम बहुत शरारती हो रही हो, है न? सू लैन ने आगे बात जारी रखने से पहले हल्की हंसी निकाली। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या तुम कल फ्री हो? क्यों, क्या सिस्टर लैन मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है? जिया हाओ ने मजाक किया। तुम्हें कैसे पता? सू लैन हैरान थी। जिया हाओ की लार लगभग गले में अटक गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने मजाक में जो पूछा था वह सच था।
उम्मा, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। जिया हाओ ने सू लैन को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। सिस्टर लैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ली बेई के मामले में अभी भी तुमसे नाराज हूँ? सू लैन ने अपनी नज़रें नीची कर ली क्योंकि वो पकड़ी गई थी। हाँ, सिस्टर लैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच वाली व्यक्ति हूँ? जिया हाओ हल्के से हंसी। क्या हुआ, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। ये सिर्फ उस बारे में नहीं है। सू लैन मुस्कुराए। तुमने मुझे उस गाने जैसा कीमती तोहफा भी दिया। मुझे वापस चुकाना है न? तो कल के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि तुम आज़ाद हो। दरअसल मैं कल जिंग र को अपने साथ ले जाने की सोच रही हूँ। जिया हाओ ने नहीं छिपाया। तुम्हें पता है, वह थोड़ी नाराज हो गई क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई। चूंकि ऐसा ही है, तो हम किसी और दिन की योजना बनाएंगे, सू लैन ने जल्दी से कहा, लेकिन जिया हाओ ने अपने हाथ हिला दिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम तीनों एक साथ बाहर क्यों न जाएं? मुझे यकीन है कि जिंगर को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं, बहन लैन, तुम हमारे साथ आ रही हो, और यह अंतिम है। जिया हाओ ने घोषणा की, जिससे सू लैन ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहो, हाओ प्र। अगले दिन जिया हाओ शांति से सो रही थी। हालांकि सू जिंगर अंदर चली गई। जिया हाओ, क्या तुम मेरे साथ दक्षिणी एजडोजो नहीं चलोगी? मम्मा, तुम मुझे क्यों जगा रही हो? जम्हाई लेते हुए जिया हाओ अपनी आंखें मलते हुए उठा। सू जिंगर की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसके पास दक्षिणी एजडोजो जाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसने वहां पहले ही दैनिक खोज पूरी कर ली थी। आज नहीं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। जिया हाओ अपने बिस्तर पर वापस गिर गया। ये बदमाश, सू जिंग रा ने आह भरी और मुड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद जिया हाओ को अब नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर फ्रेश हुआ। जब वह नीचे गया तो उसने देखा कि सू युन की लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी, टीवी पर सुबह की खबरें देख रही थी। गुड मॉर्निंग आंटी सू। सुप्रभात हाओ र। सू युनकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम आज जिंग र के साथ नहीं गई? मैं बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी, बस इतना ही, जिया हाओ ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, सू युनकी के पास बैठकर। तो व्यापार कैसा चल रहा है आंटी सू? ओह, ये पहले से कहीं ज्यादा सुचारू है। सू युनकी अपने व्यापार के बारे में बात करते समय उत्साहित लग रही थी। हाल ही में हमें कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम एक बार में 2 साल का टर्नओवर प्राप्त कर पाएंगे। और ली ताओ के बारे में क्या? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। क्या उसकी ओर से कोई बाधा है? मैं नहीं कहूंगी, उसकी कंपनी गुप्त रूप से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, सू युनकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि वे इसे इतने गुप्त तरीके से कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चिंता मत करो आंटी सू, जिया हाओ ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हुए सू युनकी की हथेलियों को धीरे से दबाया। मैं ली ताओ की समस्या को हमेशा के लिए हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिया हाओ के सुंदर रूप को देखते ही सू युनकी के गाल थोड़े गुलाबी हो गए। हालांकि वह जिया हाओ के बारे में चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। हाओ प्र, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वयस्कों के मामलों में दखल देना चाहिए। मैं तुम पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। सू युनकी ने अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, तुम्हें अपनी जवानी बाहर बितानी चाहिए, नहीं पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, यादें बनाना। आंटी सू, मैं अपनी मौज मस्ती को बनाए रखते हुए आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ, नहीं? जिया हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा मुझे तुम्हें परेशानी में देखना पसंद नहीं है। आखिरकार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, सू युनकी का चेहरा जम गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरानी से जिया हाओ को देख रही थी। ओह, मेरा मतलब है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम समझती हो, यह उस तरह से नहीं है। जिया हाओ ने अनभिज्ञता का नाटक किया और जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की। हालांकि अंदर से वह नहीं कर सका, मैं उसके अभिनय की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। हाँ, इस स्वर्ग और पृथ्वी में कौन मेरे आकर्षण का विरोध कर पाएगा? सू युनकी भी अपने लाल गालों को रगड़ते हुए दूर चली गई। ओह, हाओ प्र, मैं समझ गई। तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ हॉट कोको बना दूं। हे भगवान,
क्या जिया हाओ ने अभी अभी मुझसे कबूल किया है? सू युनकी ने कुकिंग काउंटर के किनारे को पकड़ लिया क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं नहीं, उसने अभी अभी कहा कि यह नहीं है उस तरह का आई लव यू। हाँ, वह मुझे अपना परिवार मानता होगा, लेकिन क्या होगा अगर वह नहीं है? क्या होगा अगर? उसे अचानक जिया हाओ के दागदार बॉक्स याद आ गए जो उसे लॉन्ड्री में मिले थे। वह जानती थी कि जिया हाओ ने उसे अपने कमरे में उंगलियां हिलाते हुए देखा था। लिन ताओ की पार्टी में उसके साथ हस्तमैथुन करने के बारे में तो कहना ही क्या। सू युनकी को लगा कि उसका मन भावनाओं के भंवर में फंस गया है। नहीं नहीं, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। हाँ, ये कितना अच्छा होगा। नहीं युनकी, तुम किस बारे में सोच रही हो? डॉट 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 आह, तुम जिया हाओ होगे। फैंग युनशी ने जिया हाओ को देखते ही अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आंखों में अभी भी एक हल्का सा आश्चर्य था। मैं अभी भी राष्ट्रपति संघ के शब्दों के बारे में संशय में था, लेकिन मुझे लगता है कि वे सच थे। तुम बहुत छोटी हो। हाँ हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। जिया हाओ ने अपनी सीट पर बैठते ही हल्के से हंसा। अच्छा, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम अभी कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? जिया हाओ ने पूछा। क्या मैं तुम्हें मेरे लिए ऑर्डर करने दूं? फैंग युनशी ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए अपनी भौहें उठाईं। वेट्रेस की ओर देखते हुए उसने उसे बुलाया। हम एक एस्प्रेसो के साथ थोड़ी सी क्रीम, एक कटोरी सीज़र सलाद और मसालेदार मीट बंस लेना चाहेंगे। दिलचस्प विकल्प। तीनों में से कौन सा मेरे लिए है? जिया हाओ ने टेबल पर थपथपाया। फैंग युनशी को हल्की मुस्कान के साथ देखा। एस्प्रेसो और सलाद तुम्हारे लिए है, लेकिन बेशक मैं तुम्हें मीट बंस से मना नहीं करूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफी के साथ एस्प्रेसो पसंद है? अंतर्ज्ञान, जिया हाओ ने अपने सामान्य तरीके से जवाब दिया। हम आमतौर पर लोग दोनों के लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, जैसे कि कैपुचिनो या मिल्कशेक। हालांकि उसने न केवल मेरी पसंदीदा ड्रिंक का अनुमान लगाया, बल्कि उसने मेरे लिए सलाद और अपने लिए बन भी खरीदा। अब तक मैं अभी भी उसे नहीं समझ पाई हूँ। क्या वह वास्तव में 19 साल का लड़का है? जैसे ही खाना आया, जिया हाओ ने फैंग युनशी की परवाह नहीं की और बन को सॉस में डुबो दिया। धुआं उड़ाने के बाद उसने एक निवाला खाया। मम्मा, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। फैंग युनशी ने सिर हिलाते हुए अपनी एस्प्रेसो का एक घूंट लिया। ये भी अच्छा है। अच्छा, चूंकि खाना आ गया है, तो क्यों न हम अपने हाथ में मौजूद असली मामले के बारे में बात करें? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। देखते हैं कि आपके पास किस तरह की जानकारी है, मिस फैंग। ली ताओ के बारे में मैं पहले से ही जानता हूं कि वह एक दुष्ट व्यक्ति है। हालांकि इसे साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। अगर आप हमें 1 महीने का समय दें, तो हम उसके बारे में सब कुछ पता लगा पाएंगे। 1 महीना बहुत लंबा है। जिया हाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह ली ताओ को जीने के लिए ज्यादा समय नहीं देना चाहता। आखिरकार ली ताओ अबन फैंटेसी में अकेला खलनायक नहीं है, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? फैंग युनशी ने अपना सिर झुकाया। अगर आप किंगजू ज्वेलरी को गिराना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि अगर उसकी कंपनी डूब भी जाती है, तो भी ली ताओ आसानी से अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा। हालांकि जैसा कि मैंने राष्ट्रपति सन से सुना है, आप ली ताओ को पूरी तरह से गिराना चाहते हैं, इसलिए कुछ तैयारियां जरूरी हैं। फैंग युनशी की बात सुनकर जिया हाओ सोच में पड़ गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में ली ताओ को मारने का विचार आया। आखिरकार उसके पास पहले से ही इसके लिए पर्याप्त ताकत है। हालांकि उसे अभी भी डर था कि ली ताओ भागने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए हस्तक्षेप करने के बजाय वह इस दुनिया के नियम के अनुसार खेलना पसंद करेगा। धीरे धीरे ली ताओ को सभी तरह से फंसाएगा, फिर उसे तुरंत मार देगा। खेल में ली ताओ के चरित्र के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ आया। मान लीजिए कि मुझे ली ताओ के गुप्त कार्यों का डेटा मिल जाता है। क्या इससे प्रक्रिया आसान नहीं हो जाएगी? अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है, तो हम ली ताओ को अपने हाथ से मार सकते हैं। फैंग युनशी ने अपना ड्रिंक खत्म किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ली ताओ अपने काले कामों को कहीं रिकॉर्ड करके रखेगा? शायद। जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जिससे फैंग युनशी को आश्चर्य हुआ। वैसे भी मैं एक और मामले में आपकी मदद चाहूंगा, मिस फैंग। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम 1000 लीटर सॉस के बैरल तैयार करो। जिया हाओ मुस्कुराया। ठीक है, रुको, क्या?
फैंग युनशी को लगा कि उसने गलत सुना है। सॉस, हाँ, जैसे केचप, सोया सॉस, मसालेदार बीबीक्यू सॉस आदि। और बैरल स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, उन पर कोई लोगो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। फैंग युनशी केवल जिया हाओ की अजीबोगरीब मांग से सहमत हो सकते थे। हेजो फूड कॉरपोरेशन तियानशी राष्ट्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए जिया हाओ जो मांग रही थी उसे तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इतनी मात्रा में सॉस का क्या होगा? वह कोई रेस्तरां खोलने की योजना नहीं बना रहा है न? हाँ, मुझे पता था कि मैं मिस फैंग पर भरोसा कर सकता हूँ। जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जब तक मुझे सबूत मिल जाए तब तक आप ली ताओ पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। बेशक, हम करेंगे। फैंग युनशी ने सिर हिलाया। जिया हाओ मुस्कुराते हुए उठे। बहुत अच्छा, मेरे पास कुछ और काम है इसलिए मुझे अब जाना होगा। इसके अलावा मिस फैंग, शायद आपको जल्दी ऑफिस लौट जाना चाहिए। शायद आपके लिए कोई अच्छी खबर इंतजार कर रही हो। जिया हाओ हल्के से हंसे और कैफे से बाहर निकल गए। फैंग युनशी चुपचाप बैठी रही और हैरान रह गई। धीरे धीरे उसके होंठ मुड़े और वह सलाद खाती रही और कटोरा पूरा खत्म कर दिया। जिया हाओ, क्या ये है? मैं तुम्हारे बारे में नोट्स रखूंगा। जिया हाओ बाहर चले गए और उनकी मुस्कान गायब हो गई, उनकी अभिव्यक्ति रहस्यमय हो गई। फैंग युनशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे मिलने आ रही थी। उसके पीछे जो संगठन है, अगर मैं उसका सही इस्तेमाल करूं तो यह मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। अभी के लिए मुझे ली ताओ के काले कारनामे के सबूत जुटाने हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो सब कुछ उस जगह दर्ज होना चाहिए। जिया हाओ ने अनगिनत बार अर्बन फैंटेसी खेली है, इसलिए उसे सभी छोटी बड़ी जानकारियां भी पता थीं जो यहाँ उसकी मदद कर सकती थी। एक मोटा प्लान बनाकर वह हवेली में वापस लौट आया। जिया हाओ, तुम कहाँ गई थी? सू जिंग रा ने जिया हाओ को देखते हुए मुंह बनाया। ठीक है, चलें। सू लान मुस्कुराए। हाँ, जरूर। सू जिंग रा ने आज अपनी हमेशा की तरह टॉमबॉय जैसी पोशाक नहीं पहनी थी। उसने सफ़ेद मोजे के साथ एक लंबी फ्रॉक पहनी थी और अपने छोटे बालों के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। इस बीच सू लान ने एक नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके शरीर पर ढीली ढाली थी। पूरी तरह से बिना आस्तीन की पोशाक में उसकी खूबसूरत भुजाएं दिख रही थीं। अपनी पोशाक के साथ वह सू युनकी के युवा रूप की एक आकर्षक छवि की तरह लग रही थी। वाह, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। जिया हाओ ने उन दोनों को देखकर आह भरी। और हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू जिंग रा ऐसी दिखेगी ऐसी लड़कियों वाली ड्रेस पहनने के लिए। मैं यह नहीं पहनना चाहती थी, ठीक है। सू जिंगर ने जिया हाओ का पीछा करते हुए नाक सिकुड़ी। बस यही है कि बड़ी बहन ने मुझे बताया था कि ये पहनना बेहतर होगा। इसमें तुम क्यूट लग रही हो, जिंगर। तुम किस बारे में बात कर रही हो? सू जिंगर ने बगल की ओर देखते हुए शर्माते हुए कहा। सू जिंगर इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह टॉमबॉय की तरह क्यों व्यवहार करती है। सू लान ने अपने गालों को रगड़ते हुए आह भरी। यह मेरी पसंद है, ठीक है। मैं उस लड़कियों वाली ड्रेस में सहज महसूस नहीं करती। सू जिंगर ने नाक सिकुड़ी। वे तीनों बैंस में बैठ गए और सू लान ने गाड़ी चलाना चुना। आखिरकार उसने हाल ही में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। खैर, सू लान की ड्राइविंग आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। वह वास्तव में कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली है। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। जिया हाओ सू लान के बगल में बैठी और सू जिंग रा पीछे की सीट पर बैठी। दरअसल जिया हाओ, सिस्टर जियांग तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओह, उसने क्या कहा? जिया हाओ ने दिलचस्पी भरी आवाज में पूछा। वह पूछ रही थी कि तुम डोजो में क्यों नहीं आ रहे हो। कुछ मामले हैं जिन पर वह तुमसे चर्चा करना चाहती थी। महत्वपूर्ण मामले? जिया हाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, क्या यही वह जगह है जहां तुम मार्शल आर्ट सीख रही हो, जिंग? सू लान ने आश्चर्य से पूछा। बुरा नहीं है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम इन दिनों ज्यादा ऊर्जावान हो गई हो। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि 8 ट्रिग्राम पाम इतने कठिन होते हुए भी आकर्षक होंगे। मुझे याद है कि मेरे पास 8 ट्रिग्राम पाम का एक और संस्करण है जिसे चमत्कारों के बर्तन द्वारा सुधारा गया था। इसका ग्रेड यूनलान महाद्वीप के लिए बहुत कम था, लेकिन मुझे लगता है कि यह यहाँ काम करेगा। जिंगर, मेरे पास 8 त्रिग्राम हथेलियों पर एक किताब है।
माँ तुम्हें इसे देखना चाहिए। क्या ऐसा है? तो मैं ज़रूर देखूंगी। मैं इसे सिस्टर जियान के पास भी ले जाऊंगी ताकि देख सकूं कि इस पर उसका क्या विचार है। सू जिंगर ने खुशी से सिर हिलाया। जल्द ही वे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। कार पार्क करके सू लान सू जिंगर और जिया हाओ के साथ उसके अंदर चली गई। लिन मेई के साथ खरीदारी करने की वजह से जिया हाओ को पहले से ही सभी फैशन शॉप्स के बारे में एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया था। परफेक्शन के साथ जिया हाओ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में उनकी गाइड बन गई। हाँ, तुम बहुत अनुभवी लग रही हो। सू जिंगर ने अपने होंठ सिकुड़े। क्या तुम उस लिन मेई के साथ यहाँ कई बार आए हो? तुम उस पर क्यों अड़े हुए हो? हुआ। सू जिंगर की बात सुनकर जिया हाओ अवाक रह गया। लिन मेई, क्या वह हाओ र की दोस्त है? सू लान ने कुछ संदेह के साथ पूछा। उसकी गर्लफ्रेंड, या वह लगती है। सू जिंग रा ने तुरंत जवाब दिया। बहन लान, ये सच नहीं है। जिया हाओ ने जल्दबाजी में कहा। हम बस मजाक कर रहे हैं। वह सिर्फ एक साधारण दोस्त है। क्या ऐसा है? सू लान ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में कहा। मेरा मतलब है, अगर हाओ र अगर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहन लैन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिया हाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम मेरे दिल में रहोगी। तुम क्या कह रही हो? जिया हाओ की चुटीली टिप्पणी सुनकर सू लैन शर्मा गई। मेरे बारे में क्या? सू जिंग रा ने अपनी आवाज ऊंची की। तुम कौन हो? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाया और सू जिंग रा की ओर देखा। जिया हाओ का जवाब सुनकर सू जिंग रा गुस्से से भड़क उठी। जिया हाओ, आज तुम मर चुके हो। हाँ, हिम्मत है तो मेरे पास आओ। हालांकि 1 घंटे बाद जिया को अपनी बात पर पछतावा हुआ। अब उसे लगा कि उसके हाथ शॉपिंग बैग के नीचे दब रहे हैं। लोगों की नज़रें सू बहनों पर थीं, साथ ही जिया हाओ भी जो उत्सुकता से उनका पीछा कर रही थी। शॉपिंग मॉल में तीनों पुरुष और महिला दोनों के लिए काफ़ी आकर्षक थीं। वाह, क्या वे दोनों बहनें हैं? वे बहुत सुंदर दिखती हैं। उनके पीछे वाला युवक भी बहुत सुंदर है। अरे, उन ब्रांडों को देखो। वे सभी शीर्ष लग्जरी ब्रांड हैं। जो लोग उनके रूप से ईर्ष्या करते थे, जो लोग उनके धन से ईर्ष्या करते थे, सू बहनों को परवाह नहीं थी। लेकिन जिया हाओ को ध्यान पसंद था क्योंकि वे उन्हें खिलाने के लिए मुफ्त नकारात्मक भावनाएं दे रहे थे। मनुष्यों से नकारात्मक भावनाएं इकट्ठा करना बहुत आसान है। बस थोड़ा दिखावा करो और ईर्ष्या और घृणा की बाढ़ को आकर्षित करो। जिया हाओ मन ही मन हंसा। ठीक है, जिंग र, क्या तुमने नहीं कहा कि मैं यहाँ बहुत अनुभवी हूँ? जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। क्या मैं तुम्हें अपने सुझाव दिखाऊं? ओह, क्या है? सू जिंग र जिया हाओ का पीछा करते हुए उत्सुक हो गई। चाहे जिया हाओ कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, उसकी पसंद सभी बेहतरीन है। सू लैन और सू जिंग र दोनों ने अपने दिल की गहराई से इसे स्वीकार किया। हालांकि जब वे दोनों वहां पहुंचे जहां जिया हाओ उन्हें ले गई थी, तो वे खुद को बहुत शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सू लैन तुरंत नम्र हो गई और उसने इधर उधर देखा, एक मूर्ख की तरह व्यवहार करने की कोशिश की। जिया हाओ, तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? सू जिंग रा ने जिया हाओ को गुस्से से देखते हुए हकलाते हुए कहा। क्या, मुझे लगा कि तुमने मुझे अपनी विशेषज्ञता दिखाने की अनुमति दी है। जिया हाओ ने अनभिज्ञता का दिखावा किया। लिन मेई ने भी कहा कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। तुम लिन मेई के साथ यहाँ आए हो? मुझे ऐसा लगता है। जिया हाओ ने उन्हें गुलाबी पैंटी दिखाते हुए हंसी। मुझे लगता है कि अंडरवियर की मेरी पसंद सबसे अच्छी होगी। सू बहनें दोनों एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते हुए शर्मा गईं। जिया हाओ ने इधर उधर घूमकर अंडरवियर और अधोवस्त्र के कई जोड़े चुने। यह एक सफ़ेद फ्रिली रोब है जो सिस्टर लैन के लिए एकदम सही रहेगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? जिया हाओ मुस्कुराए। नर्म सफ़ेद कपड़े पर सुनहरे धागों से डिज़ाइन किया गया है, आरामदायक और सुरुचिपूर्ण। और पैंटी और ब्रा की यह नर्म हरी जोड़ी भी तुम पर अच्छी लगेगी। सू लैन ने चारों ओर देखते हुए शर्माते हुए कहा। वहाँ केवल महिलाएं थीं। उनमें से अधिकांश ने उसे एक जानकार नज़र से देखा, कोमल मुस्कान और मुस्कुराहट के साथ। सू लैन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने जिया हाओ के शब्दों के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वह सच कह रहा है। व्यक्तिगत रूप से उसे भी वे पसंद आए। ये अच्छे लग रहे हैं, हाओ र। सू लान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं इसे खरीदूंगी। क्या? सू जिंग र हैरान रह गई। सू लान ने न केवल जिया हाओ को डांटा, बल्कि वह उससे सहमत भी थी। लेकिन फिर
जिया हाओ की पसंद को देखते हुए सू जिंग रा को लगा कि सू लान उनमें अच्छी लगेगी। उफ, लेकिन क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? बड़ी बहन हमेशा इतनी शर्मीली होती है, आज वह इतनी बोल्ड कैसे हो रही है? एक और चुनने के बाद जिया हाओ ने मुड़कर अपना कार्ड स्वाइप किया, सू लान के लिए इसे खरीदा। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, सू जिंग रा ने उन्हें रोक दिया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, हमारा काम यही खत्म हो गया है, मुझे लगता है। जिया हाओ ने सू जिंग रा की तरफ देखा। सू लान को तुरंत समझ आ गया कि सू जिंग रा ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी, और वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए, नाटक के खत्म होने का इंतजार करते हुए। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं खरीदा। ओह, तो खरीदो और खरीदो। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम। सू जिंग रा ने अपनी नाराजगी दबा ली और फिर भी शांति से बात करने लगी। ये ठीक नहीं है जिया हाओ, तुमने बड़ी बहन के लिए अंडरगारमेंट खरीदे, लेकिन तुमने मुझसे नहीं मांगे। मुझे लगा कि तुम नहीं चाहती। जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या तुम नाराज थी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया? मैं तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने के लिए क्यों मजबूर करूं? मैं नाराज थी। सू जिंग रा ने अपने शब्दों को घुमाते हुए अपनी फ्रॉक का हेम खींचा। लेकिन चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए मैं अपने लिए भी कुछ ले सकती हूँ। और इसके अलावा मैं आपकी पसंद का भी मूल्यांकन करूंगी। क्या तसुंदेरे है? जिया हाओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए पलटा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से एक जोड़ी काली स्पोर्ट्स ब्रा ले ली। चूंकि सू जिंगर एक एथलीट है, इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी होगी। हालांकि इसके साथ ही जिया हाओ ने सेक्सी लाल मखमली अंडरगारमेंट्स की एक जोड़ी चुनी। इसे देखते ही कोई भी जुनून और इच्छा को महसूस कर सकता था। सू जिंगर लाल मखमली अंडरगारमेंट को देखकर शर्मा गई। मैं स्पोर्ट्स ब्रा को समझती हूँ, लेकिन इसमें क्या है? अच्छा, मेरी व्यक्तिगत पसंद। जिया हाओ मुस्कुराए। और हाँ, आकार छोटा है, तुम्हारे लिए एकदम सही। क्या तुमने अभी कहा मेरे स्तन छोटे हैं? जिया हाओ ने तुरंत चुप हो गया क्योंकि उसे सू जिंगर की हत्या करने की मंशा महसूस हुई। आह जिंगर, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या ये? इसका आकार और बनावट एकदम सही है, और ये तुम्हारी खूबसूरती को उजागर करेगा। जिया हाओ ने प्रकाश से भी तेजी से अपना वाक्य बदला। एक बड़ी हंसी मजाक के बाद सू बहनों ने अंडरगारमेंट्स खरीदे और जिया हाओ के साथ बाहर चली गईं। हालांकि उस समय जिया हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है।